जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का फिर से विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो जैसा कि प्यारे साथियों एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है 9th क्लास की इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं आज से, और जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है, और उस एनसीईआरटी में हम लोग अर्थव्यवस्था को लेकर के चर्चा करेंगे, और जिसमें पहला अध्याय हम लोगों का रहने वाला है पालमपुर गांव की कहानी। यानी कि यहाँ से जो एनसीईआरटी का जो बेसिक है, इस बेसिक से आप लोगों को जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, यानी कि जो बेस है आप लोगों का, वो अच्छे तरीके से क्लियर करके चलना है। और बेस क्लियर कब होगा कि जब आप अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी डीपली तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, और जिसमें हम जानेंगे बहुत ही बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो पालमपुर गांव की कहानी, और इस कहानी के माध्यम से जो है, जो पालमपुर गांव है, इस पालमपुर गांव की कहानी से अगर देखोगे तो जो आर्थिक लेन देन जो होता है, आर्थिक लेन देन। दूसरी चीज, अगर हम दुनिया के साथ में, विश्व के साथ में थोड़ा सा कंपैरिजन करें इस पालमपुर का, तो पालमपुर की जो पारस्परिक क्रियाएं थीं और इन क्रियाओं के द्वारा जो उत्पादन था, जो प्रोडक्शन था, उसकी जो अवधारणा थी, जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, इनको समझाया जा सके। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग जो है इस पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से आज समझने वाले हैं। तो चैप्टर काफ़ी विस्तृत होने वाला है, लेकिन डीपली रहेगा। तो एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से नोट डाउन और समझते हुए चलें। देखिए, इस अध्याय में हम लोग पहले तो समझेंगे कि उत्पादन का संगठन क्या है। देखिए, उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कुछ ऐसी मतलब थिंग्स या ऐसी वस्तुएं या ऐसी सेवाएं उत्पादित करना जिनकी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को बहुत ज़्यादा नीड्स है। अब उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए कुछ हमारी नीड्स भी होंगी, कुछ आवश्यकताएं भी होंगी, जैसे भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, ज्ञान, उद्यम, मैंने अभी बताया था आप लोगों को। तो उसी में अगर हम भूमि की बात करें तो भूमि है, पानी है, वन है, खनिज, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे भूमि के अंतर्गत आ जाते हैं। श्रम की बात करें तो लोग जो भी काम करेंगे इधर, उनको हम श्रम के माध्यम से समझेंगे। भौतिक पूंजी का मतलब क्या है, तो भैया उत्पादन के दौरान देखा जाए तो प्रत्येक चरण में देखोगे, एवरी स्टेज पर देखोगे तो कई प्रकार की जो आगत है उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि स्थायी पूंजी। अब स्थायी पूंजी में क्या, जैसे कि हमारे वेपन्स, यानी कि जो औजार हैं, मशीनरी है, भवन वगैरह हैं। दूसरी अपनी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को कार्यशील पूंजी की, जिसमें कच्चा माल या नगद राशि जो होती है, उन सब चीज़ों की। वहीं ज्ञान और उद्यम की बात करें तो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, अगर इनको एक साथ अगर हमें योग्य बनाना हो तो योग्य बनाने के लिए क्या करेंगे, ज्ञान और उद्यम की हम लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब क्या है कि जो कृषि की जो एक्टिविटीज़ हैं पालमपुर गांव में, जो गतिविधियां हैं, उनमें महत्वपूर्ण बदलाव, चेंजेस कैसे हुए। तो सबसे पहले भूमि की बात कर लें। अगर भूमि की बात करें तो कृषि में जो भूमि प्रयुक्त की जाती है, जो भूमि का क्षेत्र प्रयोग किया जाता है, वो कैसा होता है, स्टेबल होता है, स्थिर होता है। वहीं कालांतर में जो बात करोगे, कालांतर में जो बदलाव हुए, अपने जो चेंजेस हुए, उसमें क्या है कि बहुविध फसल प्रणाली और आधुनिक कृषि विधियों का इस्तेमाल किया गया। यानी कि जो बदलावों के कारण थे, अगर देखा जाए तो 1960 के दशक में जब उत्तरार्ध का समय था, उस समय की बात है, तो भूमि की जो उत्पादकता है वो कई गुना बढ़ गई। अब जब उत्पादकता बढ़ गई, जिसे नाम दे दिया गया बाद में आकर के हरित क्रांति का, ग्रीन रिवॉल्यूशन का। यही श्रम की बात करोगे तो श्रम क्या है, उत्पादन का एक दूसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और कह सकते हो कि आवश्यक तत्व है, कारक है। क्योंकि छोटे किसान खुद ही अपना श्रम प्रदान करते हैं, लेकिन जो मझोले यानी कि जो मिडिल या जो बड़े किसान, बड़े स्तर के, वो अपने खेतों पर काम करने के लिए श्रमिकों को जो है किराए पर लगाते हैं, दिहाड़ी जिसे बोलते हैं, मजदूरी जिसे बोलते हैं, तो उस पर लगाते हैं।
पूंजी, भाई छोटे किसान क्या करते हैं, बड़े किसानों से या गांव के जो साहूकार लोग होते हैं उनसे खेती के अलग अलग जो आगाते हैं, जो लागत उसमें लगानी पड़ती है, उन सब की पूर्ति करने के लिए, भरपाई करने के लिए व्यापारियों से कर्ज लेते हैं, बड़े बड़े स्तर के व्यापारियों से। अधिशेष कृषि उत्पादों की जो बिक्री होती है, यानी कि जैसे हमने 50 किलो गेहूं उगाया, हमें ज़रूरत है 20 किलो की, लेकिन जो 30 किलो अधिशेष हमारे पास बचा हुआ है उसकी बिक्री की बात करें तो क्या होता है, मार्केट में जब आप जाओगे तो किसी भी फसल का उत्पादन जो है पूंजी, श्रम और जमीन का इस्तेमाल करके ही किया जाता है, आप लोग जानते हो इस चीज़ को। और किसान जो है उपज का एक हिस्सा अपने पास रख लेते हैं और जो अधिशेष, जो रिमाइंडर है, जो रिमेन शेष बचा है, वो अपने पास के बाजारों में, समीप के बाजारों में उसको बेच देते हैं। यानी कृषि उपज का वो हिस्सा जो बाजार में बेचा जाता है, विपणन योग्य अधिशेष कहते हैं हम उसको। अब दूसरी चीज़, कुछ गैर कृषि गतिविधियां भी होती हैं, जैसे कि डेयरी हो गया, लघु स्तर के विनिर्माण हो गए, दुकानदार हैं, अपना ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन है। यानी कि डेयरी में क्या होता है, ये एक अलग से एक प्रचलित क्रिया है। भाई लोग क्या करते हैं, अपनी भैंसों को देखोगे, गायों को देखोगे, या बकरियां हैं या अन्य कोई जानवर है, उनको तरह तरह की घास, या बरसात के मौसम में कुछ अलग प्रकार की घास उगती है जैसे ज्वार है, बाजरा है, वो सब खिलाते हैं। व्यापारी क्या करते हैं कि जब वो घास खिलाते हैं, और व्यापारी लोगों के पास में क्या होता है, एक संगठन कह सकते हो, एक फार्म टाइप से कह सकते हो, एक फार्म टाइप से, एक पशुपालन करने योग्य एक जगह होती है, तो संग्रहण कह सकते हो। तो व्यापारियों के अलग अलग संग्रहण केंद्र बने होते हैं। अब जहां वो जानवरों को रखेंगे वहां उनको दूध का उत्पादन होगा, तो उस दूध को वो जो है अपने पास में जो दूर दराज के जो शहर होंगे, कस्बे होंगे, वहां पर उसको ले जाते और बेच देते हैं। लघु स्तरीय विनिर्माण में क्या होता है कि जो कार्य है ये पारिवारिक कह सकते हो, पारिवारिक श्रम जो होता है, यानी परिवार की सहायता से संगठन बना करके उसकी सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है, समूहों के द्वारा। दुकानदार, आप जानते हो कि ऐसे लोग होते हैं दुकानदार जो कि थोक बाजार से, जो थोक बाजार होता है यानी जहां से इकट्ठा सामान लिया जाता है, यानी कुछ सस्ते रेटों में, कुछ डिस्काउंट के साथ में, तो वहां से लेकर के अलग अलग प्रकार की वस्तुएं खरीद लेते हैं दुकानदार, फिर उनको गांव में उन्हें बेच देते हैं कुछ एक अलग मुनाफे के साथ में। परिवहन, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट से हमें हेल्प किस में मिलती है, आप लोग जानते हो कि लोग हो गए, वस्तुएं हो गई, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, यानी कि यातायात के साधनों में हमें सुविधाएं मिलती है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें थी जो हम पालमपुर गांव की कहानी में समझेंगे, और उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप लोगों को स्पष्ट हो गई होंगी। तो आइए सबसे पहले हम पालमपुर गांव के परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। इधर जो दिया है कि पालमपुर में कृषि ही प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया है, और गांव में 450 परिवार रहते हैं। 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। देखिए याद रखिएगा, इस परिचय की बात करें तो थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाते हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। रायगंज गांव से अगर देखा जाए, रायगंज गांव पड़ता है, उससे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक कह सकते हो कि प्रकृति की सौंदर्यता को आप कह सकते हो, प्रकृति की गोद में कह सकते हो, एक शांत वातावरण में पालमपुर नाम का एक गांव है जो कि बसा हुआ है। पालमपुर की जो मेन जो रोड है, जो मुख्य सड़क है, उसे रायगंज और निकटतम कस्बे को देखोगे तो शाहपुर पड़ता है, उससे जोड़ती है वो। और मैंने बताया अभी कि पालमपुर में लगभग 450 परिवार निवास करते हैं, और यहाँ लगभग 80 परिवार जो हैं, कितने परिवार, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 80 परिवार, इस चीज को भी याद रखिएगा, 80 फैमिलीज। जो 80 परिवार की मैं बात यहां कर रहा हूं, ये हाई कास्ट, उच्च जाति, ठीक है। जो 80 परिवार हैं वो क्या है, वो उच्च जाति के, जो कि अधिकांश देखोगे तो भूस्वामी हैं, और इन सभी के पास अपने अपने पक्के मकान हैं। इसके विपरीत अगर देखोगे तो गांव की कुल जनसंख्या के 1/3 जो लोग हैं, 1/3 जो पर्सन हैं, वो लोग अनुसूचित जनजाति के हैं, जो कि कच्चे घरों में निवास करते हैं। और पालमपुर में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी अस्पताल भी है, क्योंकि यहाँ के सभी घरों में बिजली की उचित व्यवस्था है। खेतों में बिजली की जो चलित नलकूप होते हैं, जो हैंड पंप टाइप से जो होते हैं, वो नलकूप भी लगे हुए हैं। यानी कि पालमपुर के नागरिक यातायात के साधनों के रूप में जीप हो गया, ट्रैक्टर है, ट्रक है, मोटर गाड़ी है, यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं आप लोगों के, उन सब का प्रयोग करते हैं। अब एग्रीकल्चर यानी कृषि कार्यों में देखोगे तो बैलगाड़ी है,
या बग्गी जिसे बोलते हैं, तो इन सब का प्रयोग किया जाता है। कृषि के अतिरिक्त पालमपुर के जो लोग हैं वो डेयरी, दुग्ध डेयरी उद्यम हो गया, उद्योग कह लीजिए, पशुपालन कह लीजिए, जनरल स्टोर हैं छोटे छोटे, यानी कि अनेक कार्य करते हैं। और पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं, स्कूल, एक माध्यमिक स्तर का जहां गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक, यानी कि जो विवरण मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूं छोटा सा डिटेल में, इससे एक चीज क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है कि पालमपुर में जो सड़कें हैं, जो परिवहन के साधन हैं, जो बिजली है या जो इरिगेशन यानी कि सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, इन सब का एक पर्याप्त विकसित तंत्र, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, इनकी तुलना अपने अगर हम निकट के गांव में अगर देखें, उधर उपलब्ध जो गांव था, तो उन सुविधाओं से अगर किया जाए तो बहुत भिन्न था। क्योंकि पालमपुर की जो एक स्टोरी है, जो कहानी है, वो गांव में होने वाली जो अलग अलग प्रकार की जो उत्पादन की जो गतिविधियां थी, उनका ज्ञान भी हम लोगों को इसमें कराएंगे। क्योंकि भारत के गांव में देखोगे कृषि कार्य क्या है, एक प्रमुख गतिविधि है। इसके अतिरिक्त अन्य उत्पादन जैसे गतिविधियां, जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहते हैं, लघु विनिर्माण है, परिवहन है, दुकानदारी है, सब ये चीज़ इसमें आ जाती हैं। यानी कि उत्पादन से संबंधित देखोगे तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम आगे समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से। तो इधर मैंने बताया अभी गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग, कितना, 1/3 पार्ट दलित, यानी कि जिसे हम SC और ST कहते हैं, अनुसूचित जातियों का है। इनके घर गांव के एक कोने में छोटे घर होते हैं जो कि मिट्टी और फूस से होते हैं बने हुए। गांव में ज़्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं और उच्च जाति के मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल, 2 प्राथमिक विद्यालय, एक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल भी स्थित है। अब प्रमुख उत्पादन गतिविधियों को देखोगे तो गांव के कुल कृषि क्षेत्र के केवल 40% भाग में सिंचाई होती है। अधिक उपज पैदा करने वाले जो बीज हैं, जैसे हम HYB बोलते हैं, और इनकी सहायता से गेहूं की जो उपज है वो 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर के 3200 किलोग्राम हो गई है। और पालमपुर गांव में 25% लोग और कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे डेयरी, दुकानदारी, लघु स्तरीय निर्माण, उद्योग, परिवहन इत्यादि। ठीक है, तो यहां मैंने आप लोगों को भी जैसे बताया उत्पादन का संगठन, जैसे अभी हमने टॉपिक लिया था सबसे पहले, तो उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करना जिनकी समाज के प्रत्येक नागरिक को आवश्यकता होती है। भाई, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या होता है कि 4 चीजें बहुत आवश्यक हैं। एक तो भूमि और प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि उत्पादन के लिए देखोगे तो भूमि और प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल हो गया, वन है, खनिज पदार्थ हैं, इन सब की आवश्यकता होती है। श्रम की बात करोगे तो श्रम से मतलब क्या है भाई, कार्य करने वाले लोगों से मतलब होता है। इनमें से कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए क्या करते हैं, बहुत अधिक पढ़े लिखे कर्मियों की आवश्यकता भी होती है। कुछ क्रियाओं को करने के लिए शारीरिक कार्य करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। यानी कि यहां पर एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड, यानी कि एजुकेटेड जो पर्सन होंगे उनको दवा वगैरह यानी कि फसलों की जानकारी के बारे में, उनके अध्ययन के बारे में पता होना चाहिए। नॉन एजुकेटेड यानी कि जो शारीरिक फिजिकली स्ट्रांग होंगे तो वो उस काम को करेंगे। भौतिक पूंजी, भाई उत्पादन के लिए भौतिक पूंजी सर्वाधिक आवश्यक तत्व है, क्योंकि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर देखोगे तो अपेक्षित कई तरह की क्या होती है, वस्तुएं, संपत्ति, ये सब क्या है, भौतिक पूंजी है। और भौतिक पूंजी के अंतर्गत किसको रखा जाता है, औजार, मशीन, भवन, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। तो क्या होता है, ग्राम्य उत्पादन के क्षेत्र में देखोगे तो औजार, मशीन, इनमें बहुत अत्यंत साधारण औजार, किसान के हल से लेकर के जो परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर है, टरबाइन होता है, कंप्यूटर है, ये सब आ जाते हैं। औजार, मशीन, भवन, इन सब का उत्पादन कार्यों में क्या होता है, जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों में दशकों से प्रयोग होता आ रहा है। और इन्हें उत्पादन कार्यों की क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी, क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी कहते हैं। कच्चा माल और नकद, इसकी मैंने अभी आपको बात की थी। इसमें मुद्रा की बात करोगे तो कच्चे माल के अभाव में क्या होता है, किसी वस्तु के उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती बिल्कुल भी।
क्योंकि आप लोगों ने वीवर्स देखे होंगे, जिसे बुनकर कहते हैं हम लोग, और उन बुनकरों के द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला जो सूत होता है, या जो पॉटर जिसे हम कुम्हार कहते हैं, उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो मिट्टी होती है वो कच्चे माल के उदाहरण हैं। और उत्पादन प्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि भुगतान करने या फिर जरूरी माल खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो कच्चा माल और नकद मुद्रा, इनको कार्यशील पूंजी कहते हैं, क्योंकि औजार, मशीन, भवन, इनको छोड़कर के कच्चा माल और नकद मुद्रा ये उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाते हैं। चौथी चीज अपनी होती है मानव पूंजी। मानव पूंजी में क्या होता है कि उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, इनको एक साथ करने या योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। और इस ज्ञान और उद्यम के संगम को हम लोग क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। अगर यही हम बात करें थोड़ी सी उत्पादन के जो अपना उत्पादन है और उत्पादन के जो कारक हैं, उत्पादन के जो कारक हैं, इसमें हम थोड़ी सी बात अगर करें, यहीं पर कर लेते हैं उत्पादन के कारकों की बात, थोड़ी समझ लीजिए इसको। देखिए, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी, इनको संयोजित करके संगठित होता है उत्पादन जो है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहते हैं। क्योंकि उत्पादन का, प्रोडक्शन का जो मेन मोटिव, जो उद्देश्य होता है, वो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। यानी कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, इन सब का उत्पादन करते हैं। भाई, व्यक्ति और समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं, इनको अगर देखोगे तो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, इनके उत्पादन के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रहन सहन का स्तर भी उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। लेकिन वस्तु और जो सेवाएं होती हैं, इनका उत्पादन कई साधनों के सहयोग से होता है। यानी कि इन्हें उत्पादन के साधन या कारक कहते हैं। कोई भी वस्तु हो जो उत्पादन में सहयोग देती है, वो उत्पादन का साधन कहलाएगी। और उत्पादन के 4 प्रमुख साधन हैं, जिनकी सहायता से अलग अलग प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। और उत्पादन के जो प्रथम 3 कारक, इनको भौतिक पूंजी कहकर के संबोधित किया जाता है, वो अलग स्तर पर आ जाते हैं। ठीक, तो यहां पर है अपने आगे गैर कृषि क्रियाएं। अब गैर कृषि क्रियाएं क्या हैं, यहां थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जैसा कि मैंने भी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद उत्पादन में अभी आप लोगों को समझा करके आ रहा हूं कि उत्पादन के कारक क्या होते हैं। तो उत्पादन का उद्देश्य या प्रयोजन ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। उत्पादन से प्रोडक्शन, आउटपुट यानी कि तैयार माल जो होता है, इनपुट कहते हैं कच्चे माल को, इनको बदलने यानी कि परिवर्तित करने की जो एक प्रक्रिया है। तो उत्पादन का अर्थ है माल और सेवाओं का निर्माण, और ये मानव की इच्छाओं को यानी कि जो नीड्स और वांट्स हैं, इनको पूरा करने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार उत्पादन परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो उत्पादन के लिए आवश्यक चीजें कौन कौन सी हैं, अभी हम लोग समझते हुए आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट्स में हम इनको समझ लेते हैं फिर दोबारा से एक बार। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि उत्पादन हेतु आवश्यक चीजें और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, इनके लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। श्रम तथा प्राकृतिक संसाधन, जल, वन, खनिज अभी समझ करके आ रहे हैं हम लोग। श्रम, काम करने वाले लोग। भौतिक पूंजी समझा ही चुके हैं। स्थायी पूंजी में क्या, औजार है, मशीन है, भवन है। कार्यशील पूंजी कच्चा माल है, नगद पूंजी है, अभी हम लोग डिटेल में समझते हुए आ रहे हैं। तो ज्ञान और उद्यम मानव पूंजी। पहली आवश्यकता है कि भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, इनकी अभी आवश्यकता होती है। दूसरी आवश्यकता है कि श्रम, यानी कि जो लोग काम करेंगे, और कुछ उत्पादन क्रियाओं में शिक्षित कर्मियों की भी आवश्यकता होती है, यानी कि एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी, उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर काम आने वाली जो आगतें हैं, जैसे इमारतें, मशीनें, औजारें इत्यादि। इसमें स्थायी और कार्यशील पूंजी दोनों की दोनों ही शामिल होती हैं। औजार, मशीन, भवन। भाई, औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल, यहाँ से लेकर के परिष्कृत मशीनें जैसे कि जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर इत्यादि आ जाते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन, इनमें कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी हम लोग कह देते हैं। दूसरी चीज़ नगद माल और नगद मुद्रा,
कच्चा माल और सॉरी नगद मुद्रा। भाई उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे कि बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हारा द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान करने या जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसे की भी आवश्यकता होती है। तो कच्चा माल, नगद पैसे, इनको कार्यशील पूंजी हम लोग कहते हैं। एक चौथी आवश्यकता भी होती है जिसे मानव पूंजी कहते हैं, यानी कि उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, इनको एक साथ करने या योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है, जिसे हम कह देते हैं मानव पूंजी। ठीक है, अगर आगे बात करें बाजार की, तो बाजार भाई उत्पादित वस्तुओं के अंतिम उपभोग हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार भी ये क्या है, एक आवश्यक तत्व है। तो उत्पादन के कारक मैं भी समझा करके आ रहा हूं आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार इधर समझ लेते हैं। तो उत्पादन के जो कारक हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले भूमि। यह किसी भी व्यावसायिक भूमि के लिए शीर्ष स्थान पर होता है। जब यह महत्वपूर्ण होता है तब फैक्टर का उत्पादन, जैसे भूमि का एक व्यापक वर्गीकरण है, क्योंकि हम विभिन्न भूमिकाओं को निबंधित कर सकते हैं। भाई किसी विशेष भूमि पर जो उपलब्ध कृषि है उससे लेकर के वाणिज्यिक संसाधनों तक सब कुछ क्या है, वास्तव में एक उच्च के लिए जिम्मेदार है। यानी कि आर्थिक मूल्य हालांकि आज के समय में देखोगे तो काफ़ी बदल चुका है, और एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का महत्व जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। क्योंकि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देखोगे तो इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका भूमि के एक टुकड़े पर कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितना स्तर होगा उसी स्तर से इस पर प्रभाव भी पड़ेगा। आगे हम बात करें पूंजी या धन की, तो पूंजी या धन आर्थिक दृष्टिकोण से अलग करते समय पूंजी की तुलना आमतौर पर पैसे से की जाती है, लेकिन एकमात्र इकाई के रूप में धन को वास्तव में उत्पादन का प्राथमिक कारक नहीं माना जा सकता है। पैसा विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं को चैनलाइज करने में मदद करता है, जो बदले में आपको अपना व्यावसायिक साम्राज्य बनाने में मदद कर सकता है। क्योंकि उत्पादन के जो घटक हैं, उन घटक में दो मुख्य प्रकार की पूंजी शामिल है। निजी पूंजी में क्या होता है कि वे सभी चीज़ें या सामान शामिल होते हैं जो किसी के लाभ के लिए खरीदे गए हैं, लेकिन सार्वजनिक पूंजी ये वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया गया निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। उद्यमिता क्या होती है कि संपूर्ण रूप से उद्यमिता को उत्पादन के एक अन्य कारक के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन जब हम शब्द के गहरे अर्थ में उतरते हैं तो कोई आसानी से कह सकता है कि उद्यमिता वो है जो उत्पादन के सभी कारकों को एक साथ जोड़ती है। वहीं श्रम को देखोगे तो श्रम अंतिम लेकिन कम से कम सूची में प्रवेश करने वाला लेबर है। भाई उत्पादन श्रम के कारक के रूप में भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी कंपनी या उत्पाद को सुर्खियों में लाने के लिए दिया गया मानवीय प्रयास है। श्रमिक विभिन्न संदर्भों में समग्र रूप से कह सकते भिन्न हो सकते हैं, और वो आपके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के कौशल का उल्लेख भी करते हैं। जमीन मापने की इकाई 1 हेक्टेयर यानी 10,000 वर्ग मीटर की बात इधर की जाती है, क्योंकि उस समय पर यही माप तौल की पद्धति थी। अब आ जाते हैं कि भैया पालमपुर गांव में कृषि का स्तर क्या था और कैसी थी। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि पालमपुर के लोगों का मुख्य पेशा कृषि उत्पादन है। यहाँ काम करने वाले लोगों में 75% लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर होते हैं। तो कृषि जो है वेदर के अकॉर्डिंग, ऋतु के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटी जाती है, लेकिन यहाँ पालमपुर में जो खेती थी वो भी अलग अलग प्रकार की थी। भाई स्थिर भूमि, भाई कृषि पालमपुर की मुख्य उत्पादन क्रिया है, और मैंने बताया कि गांव की लगभग 75% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न है, उसी पर निर्भर है। कृषि जो है उनकी आजीविका का एक मुख्य सोर्स है। इनमें कुछ किसान या जो शेष दूसरों की जो भूमि है उन पर कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, और जो फार्मर जो किसान हैं जो कृषि श्रमिक हैं, उन श्रमिकों या उनके परिवारों के रहन सहन का स्तर जो है मुख्य रूप से कृषि की उपज पर निर्भर करता है। इनके जीवन स्तर में सुधार के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस तरीके से अगर देखोगे तो कृषि उत्पादन में विस्तृत कृषि जो होगी या जो गहन कृषि जो होगी उसके द्वारा 2 तरीके से वृद्धि लाई जा सकती है। अब इसके अतिरिक्त अगर देखोगे तो भूमि मापने की जो मानक इकाई है वो क्या बताई थी मैंने, हेक्टेयर बताई थी। हालांकि गांव में भूमि का
माप जो है बीघा, गुंठा यानी कि जो क्षेत्रीय इकाइयाँ होती लोकल वाली, उनमें किया जाता है। और 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी कि अगर हम देखें भूमि से अधिक पैदावार करने का तरीका भी हम यहाँ समझ सकते हैं। भाई पालमपुर में जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती थी और जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं, अगर उनको देखते हुए तुलना की जाए तो पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। क्योंकि पालमपुर में समस्त भूमि पर देखोगे तो खेती की जाती थी, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी गई। खेती करने के 2 प्रमुख तरीके जो थे, विस्तृत और गहन कृषि, उनकी बात करें तो विस्तृत कृषि क्या है भाई? जब कृषि योग्य भूमि जब होगी तो उसके क्षेत्रफल को बढ़ा करके कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाती है, तब उसे विस्तृत कृषि यानी कि एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। और विस्तृत कृषि के अंतर्गत कृषि की जो उपज है उसको बढ़ाने के लिए नई भूमि पर खेती की जाती है। लेकिन पालमपुर में जो कृषि योग्य भूमि है उसकी मात्रा क्या है? निश्चित है। पिछले लगभग 40 वर्षों के अंतर्गत अगर देखोगे तो पालमपुर में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसके पहले किसानों ने गांव के कुछ चारागाह, बंजर, अकृष्य या भूमि की जो कृषि योग्य भूमि हुआ थी वो बना करके उसे कृषि कार्यों में प्रयोग करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार की क्या है? कोई भी संभावना बाकी नहीं बची है, शेष नहीं बची है। गहन कृषि को समझोगे थोड़ा सा कि गहन कृषि क्या है। भाई कृषि फसलों के उत्पादन और कृषि सुविधाओं की दृष्टि से पालमपुर के जो किसान थे वो अपनी पूरी की पूरी कृषि योग्य भूमि का कृषि कार्यों के लिए ही प्रयोग करते थे और कोई भी भूमि परती नहीं छोड़ी जाती थी, खाली नहीं छोड़ी जाती थी। पालमपुर में विस्तृत कृषि की कोई समस्या नहीं है, यानी कि यहाँ के किसानों ने अपनी जो भूमि उपलब्ध है उससे ही कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया, जिसे गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग की संज्ञा दी जाती है। और पालमपुर के जो गांव के जो किसान थे वो वर्ष में 1 से अधिक फसलों का उत्पादन करते थे। वर्षा के मौसम में देखोगे तो धान, ज्वार, बाजरा, इनकी खेती, जिन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं, जैसे अभी दिया हुआ है कि वर्षा ऋतु में जुलाई से अक्टूबर के माह में होती है ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू इत्यादि। ठीक, खरीफ फसल ज्वार और बाजरा की गणना जो है मोटे अनाज में होती है। इनका प्रयोग देखोगे तो पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। और अक्टूबर से दिसंबर याद रखिएगा। और इनका जो प्रयोग है बाजरा, इनकी गणना मोटे अनाज में की जाती है। इनका प्रयोग मैंने बताया कि पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। और अक्टूबर से दिसंबर के बीच आलू की खेती भी की जाती है। इसकी फसल लगभग 2 माह में तैयार हो जाती है। जाड़े के मौसम में देखोगे तो पालमपुर में गेहूं, खेसारी की खेती ये सब होती हैं और ये रबी की फसलें हैं। और गेहूं नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और 3-4 बार सिंचाई करने के उपरांत मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। यानी कि इस तरीके से पालमपुर में उपजाई जाने वाली जो खाद्यान्न फसलें हैं उनमें चावल, धान, गेहूं, खेसारी और आलू ये सब प्रमुख हैं। यानी कि अपनी अतिरिक्त उपज को किसान जो है रायगंज की मंडी में बेचा करते थे। और पालमपुर की कुछ जमीन में गन्ने की खेती भी की जाती थी। और गन्ने की खेती यानी कि एक ऐसी फसल है जो लगभग वर्ष भर खेत में रहती है। और यहाँ के कुछ किसान परिवार गन्ने से गुड़ बनाते थे, जिसे वे शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया करते थे। और कृषि उत्पादन में वृद्धि का सबसे सरल उपाय 1 से अधिक बार बोए गए क्षेत्र का विस्तार है। यानी कि जब भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर 1 से अधिक फसल उपजाई जाती है तो उसे बहुफसल यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखोगे तो पालमपुर के जो सभी किसान हैं वो कम से कम 2 और कुछ 3 फसलों का उत्पादन करते हैं। और इनके लिए 2 या 3 फसलों का उत्पादन इसलिए संभव हुआ है क्योंकि इस गांव में सिंचाई की उचित सुविधा उपलब्ध है। क्योंकि पूर्व में यहाँ कुएं सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, लेकिन कुओं से बहुत अधिक भूमि की सिंचाई संभव नहीं है। तो सबसे पहले सरकार ने 1962 और 64 में 1962 और 64 के अंतराल में देखोगे तो पालमपुर में एक नलकूप जिसे ट्यूबवेल कहते हैं उसका निर्माण करवाया, जो बिजली से चलाया जाता था। और इस क्षेत्र में भूमिगत जल का समुचित भंडार है और मुलायम परतदार मिट्टी के जो नलकूप हैं वो लगना आसान था। तो सरकारी नलकूप की सहायता से उत्साहित होकर के 1970 के दशक के बीच तक देखोगे कई किसानों ने अपने निजी नलकूप भी लगवा लिए थे। लेकिन पिछले कई वर्षों से
राज्य में बिजली का अभाव होने के कारण जो नलकूप थे उनको डीजल से भी चलाया जाने लग गया। यानी कि देश के आज भी कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 40% से भी कम क्षेत्र में देखोगे तो सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती वर्षा पर निर्भर है और भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। भाई नदी मैदान हो गए, इनके अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्र हैं, इनमें अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत देखोगे तो पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिणी पठार, यहाँ से सिंचाई कम होती है। रहट यानी कि पर्सियन व्हील जिसे हम कहते हैं, जहाँ आविष्कार हुआ रहट का, पर्सियन व्हील जिसे हम कहते हैं, तो प्राचीन समय में सिंचाई के लिए कुओं से पानी निकालने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मशीन थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और शरद ऋतु मैंने रबी क्रॉप बताया, अवधि अक्टूबर मार्च। गेहूं, सरसों, दाल, आलू, ये सब फसलें जो है शरद ऋतु में उगाई जाती थी। ग्रीष्म ऋतु में जिसे जायद फसल कहते हैं, तो अवधि मार्च और जून। फसल क्या है? तरबूज हो गया, खीरा है, फलियां हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं इत्यादि। तो बिजली के विस्तार ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया। परिणाम स्वरूप किसान दोनों यानी कि खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं की फसलें उगाने में सफल हो सके। अब आती है बहुविध फसल प्रणाली कि भैया बहुविध फसल प्रणाली होती क्या है? बहुविध फसल प्रणाली कहते किसको हैं? देखिए, इसमें कह रहा है कि बहुविध फसल प्रणाली में अगर देखोगे तो इसमें क्या है कि एक किसान एक ही कैलेंडर वर्ष में खेत पर 2 या 2 से अधिक फसलें उगाते हैं। एक कैलेंडर के एक फसल के विपरीत जिसमें एक खेत में केवल एक फसल उगाना भी शामिल है, इसमें अंतर फसल, मिश्रित फसल और रिले फसल शामिल हैं। भाई एक ही भूमि के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका, यानी कि एक साल में किसी चीज़ का उत्पादन करना। भाई पालमपुर के किसान कम से कम 2 मुख्य फसल उगाते थे और तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा वो करते थे। भाई गहन कृषि के अंतर्गत देखोगे तो इसमें भी अलग अलग चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं अपन। अब वो अलग अलग चीज़ें सम्मिलित कैसे होती हैं? भाई गहन कृषि के अंतर्गत कृषि उत्पादन को बढ़ाने का तरीका देखोगे तो बहुफसल कृषि और कृषि की नई और आधुनिक पद्धति का प्रयोग। इससे क्या है, कृषि की उपज में पर्याप्त वृद्धि लाई जा सकती है। यहाँ उपज से मतलब है मेरा एक दिए हुए भूखंड से एक विशेष मौसम में जो कुल उपज प्राप्त होती है। यानी कि हमारे देश में इससे जो पद्धति थी इसे 1966 और 67 में अपनाया गया था, जिसे अधिक उपज देने वाला कार्यक्रम यानी कि HYVP यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ प्रोग्राम, जिसे HYVP बोलते हैं। हमारे देश के किसान लगभग 1960 के दशक के मध्य तक देखोगे तो परंपरागत जो बीज होता है उसका प्रयोग करते थे। इसमें क्या था, इनसे अपेक्षाकृत बहुत कम उपज प्राप्त होती थी। अब परंपरागत बीजों के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस समय तक किसान उर्वरक और रासायनिक खादों का भी बहुत कम प्रयोग करते थे। और भारत में कृषि की नई पद्धति 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में अपनाई गई, जिसे हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। भाई इसके अंतर्गत जो भारतीय किसान था वो धान और गेहूं की जो फसलें हैं इनके उत्पादन के लिए अधिक उपज देने वाली किस्म के जो बीज होते थे उनका प्रयोग करने लगे, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज HYV। और इन बीजों के प्रयोग से कृषि की उपज में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि पारंपरिक जो बीज थे उनकी अपेक्षा नई उन्नत किस्म के जो बीज थे उससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में दुगुना या उससे भी अधिक वृद्धि पॉसिबल हो पाई। परिणाम क्या मिला कि अब उसी भूखंड से पहले की तुलना में बहुत अधिक अनाज उसका उत्पादन होने लग गया। लेकिन अधिक उपज देने वाले जो बीज थे उनसे जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, एक सिंचाई की समुचित व्यवस्था या रासायनिक जो खाद थे, जो फसलें थी, इनको कीटाणुओं या रोगों से बचाने के लिए जो कीटनाशक जो मेडिसिन आती हैं, जो औषधियाँ आती हैं, इनका प्रयोग अनिवार्य हो गया। और इनके संयुक्त प्रयोग के द्वारा ही कृषि का जो उपज था या जो उत्पादकता थी इसमें वृद्धि लाई जा सकती है। क्योंकि भारत में कृषि की जो नई पद्धति थी इसका प्रयोग सबसे पहले पंजाब, अपना हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ के किसानों ने किया। और इन क्षेत्रों के किसानों ने अपनी भूमि की सिंचाई के लिए नलकूप लगाए, अधिक उपज देने वाले बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, औषधियाँ, इन सब का प्रयोग स्टार्ट किया।
और कुछ बड़े किसान ट्रैक्टर, थ्रेसर, ऐसी जो कृषि उपकरण थे इनका भी प्रयोग करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि भूमि की जुताई और फसलों की कटाई, इनका कार्य क्या था, पॉसिबल हो गया, आसान हो गया, ईजी हो गया। और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता में बहुत अधिक वृद्धि हुई। और हम कह सकते हैं कि पालमपुर के कई किसान भी अधिक उपज देने वाले जो बीज थे, जिसे हम HYB कहते हैं, उनका प्रयोग करने लग गए। तो इससे उनकी उपज और उत्पादकता इन दोनों में वृद्धि हुई। परिणाम क्या मिला कि पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, अब HYB बीजों से बढ़कर के वो 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। इससे गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई और किसानों के पास बाजार में बेचने को क्या हुआ, अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध होने लग गई। ठीक है। खेती करने के तरीके, परंपरागत कृषि। परंपरागत कृषि क्या होता है भाई? अगर बात करें कि खेती करने के तरीके, तो परंपरागत कृषि यहां बात की जा रही है। तो परंपरागत कृषि होती क्या है? तो कृषि में पारंपरिक बीजों का प्रयोग, सबसे पहले तो ठीक, कम सिंचाई की आवश्यकता, उर्वरक के रूप में गाय के गोबर अथवा दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग, पारंपरिक हल का प्रयोग, कुओं, नदी, रहट, तालाब से सिंचाई। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब परंपरागत कृषि हुआ करती थी। दूसरी चीज आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि में क्या था, कृषि में अधिक उपज देने वाले HYB का प्रयोग, अभी समझा करके आ रहा हूँ। अधिक सिंचाई की आवश्यकता, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग, नलकूप और पंपिंग सेट के द्वारा सिंचाई। हरित क्रांति अभी समझाया था। हरित क्रांति दो शब्दों के योग से बना है, एक यौगिक शब्द है जिसका पहला शब्द है हरित और दूसरा शब्द है क्रांति। इसमें हरित का मतलब है हरे रंग से, जो किसी को भी इंगित करता है, जबकि क्रांति शब्द जो है वो दो बातें स्पष्ट करता है। किन्हीं तथ्यों में इतना तीव्र परिवर्तन जिसे चिन्हित किया जा सके उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रांति। और इस परिवर्तन का प्रभाव पर्याप्त लंबे समय तक महसूस किया जा सके, क्योंकि इससे कुछ मूलभूत परिवर्तन होते हैं, इसलिए हम इसको क्रांति कहते हैं। यानी कि इस प्रकार हरित क्रांति का शाब्दिक अर्थ है कृषि क्षेत्र में होने वाला तीव्र परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जिससे केवल उत्पादन में वृद्धि हुई वरन फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ हो। और हरित क्रांति के द्वारा भारतीय कृषकों ने अपनी अधिक उपज वाले बीज यानी कि HYBओं के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करना सीखा। तो हरित क्रांति से भारतीय किसानों पर या भारतीय कृषि पर प्रभाव पड़े, और वो क्या प्रभाव पड़े? हरित क्रांति ने भारतीय कृषकों को ज़्यादा उपज वाले बीज HYB, इनके द्वारा चावल और गेहूं की कृषि करने का तरीका सिखाया। परंपरागत बीजों की तुलना में HYB अधिक उपज वाले बीज सिद्ध हुए। किसानों ने कृषि में ट्रैक्टर, फसल काटने की मशीनों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। रासायनिक खादों का प्रयोग करना शुरू किया गया। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी किया गया। तो ये थे प्रभाव जो कृषि पर पड़े। हरित क्रांति से मृदा को क्या नुकसान हुआ, यानी कि डिसएडवांटेज? तो रासायनिक उर्वरकों के कारण मृदा की उर्वरता नष्ट होने लगी। भूजल के अति प्रयोग से भौमजल स्तर यानी कि जो भूमि का जल स्तर है वो गिरने लगा। रासायनिक उर्वरक आसानी से पानी में घुलकर मिट्टी के नीचे चले जाते हैं और जल को दूषित करते हैं। ये बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु नष्ट कर देते हैं जो कि मिट्टी के लिए उपयोगी होते हैं। उर्वरकों के अति प्रयोग से भूमि खेती की योग्य नहीं रहती। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता क्या हो गई, कम हो गई। इसके अतिरिक्त भी देखोगे तो नलकूपों से सिंचाई के कारण भौमजल स्तर कम हो गया, और प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ गया। अब यहां बात करेंगे पालमपुर में भूमि का वितरण। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो टॉपिक है पालमपुर में भूमि का वितरण, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, खेती के लिए भूमि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत में खेती के कार्य में लगे जितने भी लोग हैं उनके पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 यानी कि 150 परिवार
उनके पास खेत के लिए भूमि नहीं है, जो निर्धन और अनुसूचित जाति के हैं। अन्य परिवारों में से देखोगे तो 240 परिवार जिनके पास भूमि है वे 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। और भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से क्या होता है, किसानों के परिवारों को पर्याप्त आय नहीं होती। क्योंकि 1960 में एक किसान, जो एनसीईआरटी बताएगी आप लोगों को, दर्शाता भी है एनसीईआरटी, गोविंद नाम का था। उसके अपने 3 पुत्र थे और उन पुत्रों की सहायता से उसने भूमि पर खेती करता था। हालांकि वे बहुत आराम से जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक जो भैंस रखा करते थे, पाला करते थे, उससे होने वाली जो आय थी उसके द्वारा अपना मतलब कि जीवन यापन गुजारा कर रहे थे। तो जब गोविंद नाम का जो व्यक्ति था, जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके कुछ वर्ष के बाद में ये भूमि उसके 3 पुत्रों में बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल लगभग 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद जो गोविंद के बेटे थे वो अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। भाई प्रत्येक वर्ष में कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें उन्हें अपनी आजीविका के लिए कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। यानी कि अगर हम बात करें तो इधर श्रम की भी बहुत अलग व्यवस्था थी। कैसे? भाई श्रम की भूमि के बाद उत्पादन का दूसरा मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण साधन कहा जाता है। भाई खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ क्या करते हैं कि अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं और इस तरीके से क्या होता है कि वे खेती के आवश्यक जो श्रम है उनकी व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले बड़े किसान या अपने जो खेत है उनमें काम करने के लिए क्या करते हैं कि दूसरे श्रमिकों को उन पर आश्रित रहते हैं और अन्य श्रमिकों को क्या करते हैं, मजदूरी पर लगा देते हैं। यानी कि कृषि श्रम की जो आपूर्ति है वो भूमिहीन ग्रामीण परिवारों या सीमांत किसानों के द्वारा की जाती है, जिनकी भूमि उनके जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त नहीं है। अब उन कृषि श्रमिकों का भूमि से उपजाई जाने वाली जो फसलें हैं उन पर कोई अधिकार नहीं होता। भाई कृषि श्रमिकों के काम पर लगाने वाले जो किसान हैं उन्हें मजदूरी का भुगतान कर देते हैं। और ये दूसरी मजदूरी, ये मजदूरी जो है नगद मुद्रा या फिर अनाज या फिर दोनों के रूप में भी हो सकती है। क्योंकि जहाँ एरिया, जो क्षेत्र है, जो स्थान है, जो समय है, उसके साथ कृषि श्रमिकों की मजदूरी की दरें में भी दर जो होती है, जो रेट होती है, उसमें बहुत अधिक अंतर, डिफरेंस देखने को मिल जाती है। कई बार तो खेती की जो जुताई बुवाई होती है ये भी अलग अलग कृषि कार्य हो गए, या अलग अलग फसलों के लिए मजदूरी की अलग अलग दरें होती हैं। इसके साथ ही जो कृषि श्रमिक होते हैं उनकी रोजगार की अवधि में भी बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं, जो इंडियन एग्रीकल्चर, जो भारतीय कृषि जो होती है, उसकी प्रकृति मौसमी होने के कारण उन्हें पूरे वर्ष काम न मिल करके कुछ विशेष मौसम में ही काम मिल पाता है और उन्हें भूमि की जुताई बुआई, फसलों की कटाई इत्यादि के समय ही रोजगार मिल पाता है। क्योंकि गांव के बहुत से भूमिहीन व्यक्ति कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो श्रमिक हैं वर्ष में लगभग 5 से 7 महीने, कितना, 5 से 7 मंथ ओनली, केवल और केवल 5 से 7 महीने तक ही क्या करते हैं, कह सकते हैं कि बेरोजगार रहते हैं। परंतु कृषि का जो मौसम समाप्त होता है तो ये बेरोजगार हो जाते हैं। यानी कृषि श्रमिक हमेशा काम की खोज में लगे रहते हैं। और कृषि का यंत्रीकरण होने से क्या है कि उनके लिए रोजगार के अवसरों में कमी आ गई है, क्योंकि यंत्रों से, मशीनरियों से कार्य करवाया जा रहा है तो लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कृषि श्रमिकों को कठिन परिश्रम करने पर भी अपेक्षाकृत बहुत कम मजदूरी दी जाती है। कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी है, हम कह सकते हैं। यानी कि उचित मजदूरी के लिए मोल भाव करने में भी असमर्थ होते हैं। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम है उसके अंतर्गत कृषि श्रमिकों के लिए भी मजदूरी की न्यूनतम दरें निश्चित कर दी है, लेकिन व्यवहार में उनका जो पालन है वो नहीं हो रहा है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम मजदूरी कह सकते हैं कि मिलती है। भाई कृषि श्रमिकों की जो मजदूरी है वो कम रहने के कारण वे हमेशा ऋणग्रस्त यानी कर्ज में डूबे रहते हैं और हमारे ग्रामीण समाज का ये वर्ग जो है सर्वाधिक निर्धनों की श्रेणी में शामिल है। ठीक है ना। तो इस तरीके से श्रम की व्यवस्था भी हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके की है। और इधर देखिए कि पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 वही 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। अधिकांश तो क्या है, दलित हैं।
240 परिवार जिनके पास भूमि नहीं है 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाले टुकड़ों पर खेती करते हैं, और भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। और पालमपुर में मझोले किसान और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर खेती करते हैं। तो इस तरीके से पालमपुर में गांव की जो खेती है वो है। हाँ, एक लास्ट टॉपिक हम स्किप कर चुके हैं बीच में, परिवहन हम भूल गए, तो परिवहन की थोड़ी सी बात कर लें इधर। परिवहन ट्रांसपोर्ट की तो तेजी से विकसित होता हुआ एक क्षेत्र है ये। भाई हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्या है कि परिवहन और यातायात की जो साधन है इनका अत्यधिक महत्व है। भाई इनके अभाव में क्या है कि कृषि, उद्योग, व्यापार, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए इनकी प्रगति संभव नहीं है, क्योंकि सड़क यातायात का जो सबसे प्राचीन साधन है जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। क्योंकि पालमपुर और रायगंज के बीच मैंने बताया सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, रिक्शे वाले, तांगा वगैरह, या जीप, ट्रैक्टर, ट्रक कह लीजिए, ट्रक ड्राइवर, या फिर परंपरागत जो बैलगाड़ियाँ होती हैं, दूसरी गाड़ियाँ भी होती हैं इनको चलाने वाले, यानी कि वे लोग होते हैं जो कि परिवहन सेवाओं में शामिल होते हैं। और वे लोग क्या करते हैं कि लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। और इसी प्रकार गांव के कुछ बेरोजगार युवकों को सरकार ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत कम ब्याज पर ऋण देकर के ऑटो रिक्शा, टेम्पो वगैरह ये सब खरीद लिया है लोगों ने, जिसका वे आसपास के गांव में यात्रियों के आवागमन के लिए, माल ढोने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इससे जो आय प्राप्त होती है इनसे परिवार के जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार होने को मिला है। यानी गत कई वर्षों में देखोगे तो परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पालमपुर गांव की कहानी का एक समराइज सारांश, यानी कि उम्मीद करता हूं कि समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, जैसे ही आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो उसी के साथ में आप लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए छोटे छोटे प्रश्न भी लिखने के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा अध्याय रहेगा जिसकी हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे वो रहेगा हमारा संसाधन के रूप में लो, और उसको भी हम अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग आप लोग नोट डाउन करते हुए छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।